जोहार, आप देख रहे हैं ट्रैवल भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धूमकुटिया भवन में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र उरांव। पहले सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जिस तरीके से आदिवासी समुदायों की जंगलों से जिस तरीके से कटाव हो रहा है, उनका जंगल जो कॉरपोरेट के हाथों चला जा रहा है, क्या कहेंगे इससे जो आदिम जनजाति हैं जो पहाड़ियों में निवास करते हैं, जैसे बेंगा हो गया, पहाड़िया हो गया, क्या है इनका आने वाला समय में एक बहुत विनाशकारी इस तरीके का सिद्ध हो सकता है ऐसे ट्राइब्स का जो जंगलों में निर्भर करते जी देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि आदिवासियों और जंगल में अन्योन्याश्रय संबंध है। और ये जो अन्योन्याश्रय संबंध को आप देखेंगे कि 1988 पॉलिसी में भी ये लाया गया जी, है ना। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि आदिवासियों के बिना जंगल नहीं, जंगल के बिना आदिवासी नहीं, है ना। ये पॉलिसी नेशनल लॉ पॉलिसी में भी स्वीकारा गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है विकास के नाम पे, है ना। और हम सब जानते हैं कि ये हर दृष्टिकोण से हमें नुकसान पहुंचाने का है। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अगर आप पर्यावरण संतुलन की बात करेंगे तो आपको 33% वन क्षेत्र आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, क्लाइमेट को देखते हुए, जो कि हम उससे कम हैं अभी। झारखंड की बात करें तो हम खुशकिस्मत है कि हमारे झारखंड में अभी भी वन क्षेत्र करीब 29 से 30% है, फिर भी हम 33% का नहीं है। अब तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसानदेह है। दूसरी है आदिवासियों के संबंध में हम लोग बात करें तो बहुत सारे आदिवासी जनजातियां हैं, जैसे आपने कहा बैगा है, फिर पहाड़िया है, फिर आपके जो और भी जनजातियां हैं, बिरहोर हैं, ये वनों पर आश्रित हैं। तो जब वनों की कटाई होगी या उनको साफ करके विकास के लिए, परियोजनाओं के लिए ज़मीनें दे जाएंगी तो स्वतः है इनकी आजीविका पे डायरेक्ट अटैक पड़ेगा। और ये जो चूँकि ये वन पे आश्रित हैं और इनके पास कोई और पेशा नहीं है जो ये सर्वाइव कर पाए, तो डेफिनेटली जो ये तो ऑलरेडी आदिम जनजाति हैं, तो इनकी संख्या ऐसे ही विलुप्त के कगार पे है। आपने उसको और वनरेबल बना दिया है। जब उनका आश्रय को आपको तोड़ दिया तो उनको और वनरेबल बना दिया है, तो वो तो विलुप्त होने की कगार में। कुछ जनजातियां हैं जो कि बिल्कुल 1000 के संख्या में है, कुछ है 1000 से भी कम है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब तो आप तो एक समूल उनकी जो जेनोसाइडल मतलब एक्टिविटी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये प्रभावित करेगी। और ये हमारे कानून जो हैं, जैसे वन अधिकार कानून जो है, जो उनको हैबिटेट राइट का जो अधिकार देती है, उसका भी वो एक खुला उल्लंघन है। ये केंद्रीय कानून है जो कि इसी वजह से आया था, क्योंकि उन्होंने एहसास किया कि हाँ, ब्रिटिश के समय में और स्वतंत्रता के बाद के समय में आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। आप उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को स्वीकारा गया है। तो आप हिस्टोरिकल इनजस्टिस को आप नाउ जस्टिस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन आप किसी दूसरे मिशन पे लग गए, जिसमें कि आप उस इनजस्टिस को फिर नए सिरे से अब जन्म दे रहे हैं। तो ये कहीं से भी जस्टिस नहीं है। और इससे बिल्कुल बड़े पैमाने पे आदिवासी आबादी प्रभावित होगी, उनकी जनसंख्या का ह्रास होगा और वो माइनॉरिटी में आएंगे। तो फिर वो एक तरह से जो हम कहते हैं कि म्यूज़ियम में रखे जाएंगे, तो म्यूज़ियम कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर इस तरह की हम पॉलिसी पे जा रहे हैं तो। यानी इस पे जरूर चिंतन करना चाहिए, पहले पॉलिसी क्रिएट की जानी चाहिए। बिल्कुल उस पर चिंतन करना चाहिए। प्रिविलेंस ट्राइबल ग्रुप का ये है जी, उनका हैबिटेट राइट्स आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में प्रोटेक्टेड है, और उनको आपको उस कानून के तहत में उनको बगैर उनको आपको पट्टा देना है। बिल्कुल। और 2012 के नियम के हिसाब से पट्टा लेने के लिए बहुत सारे साक्ष्य हैं, उसमें से बहुत सारे साक्ष्य जो उनके फेवर में हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होने के बावजूद भी उनके पास बहुत सारे साक्ष्य का वर्णन है। तो एक तरह से कोई दया नहीं है, वो एक बेनिफिशियल कानून है। जो फॉरेस्ट राइट्स कानून है वो बेनिफिशियल कानून है। तो वो जो कानून है उसको सपोर्टिव कानून आने चाहिए, ना कि उसको हैम्पर करने के लिए कोई कानून लाना चाहिए। आज आपको बताते चले एक खास एक बैठक रखी गई थी जिसमें 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची को लेकर विशेष चर्चा विमर्श किया गया कि क्या कुछ है 5वीं अनुसूची, उसको लेकर सर आए हुए थे, जानकारी भी दी।
झारखंड में जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके बारे में हम लोग कुछ विस्तारपूर्वक जानेंगे भी और चर्चा भी करेंगे और पेशा को लेकर भी। सर, जिस तरीके से हम लोग पहले जाएंगे पेशा कानून को लेकर, क्योंकि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है उसमें पेशा कानून 1996 में कानून भी लागू कर दिया गया, पेशा कानून। उसके बाद लेकिन राज्य सरकारों को कहा गया कि अपना नियमावली बना करके लागू करें, लेकिन अभी झारखंड लागू नहीं कर पाया है, नियमावली नहीं बनाया है। उसी को लेकर अभी हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई थी आदिवासी अगुवाओं के द्वारा। तभी जिस तरीके से झारखंड सरकार को कहा जा रहा है, झारखंड सरकार को झारखंड हाईकोर्ट कह रही है कि भाई आप पेशा नियमावली लागू कीजिए, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से डिले किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ हाईकोर्ट कार्रवाई कर सकती है? और देखिए, आपको जैसे पता है कि जो पेशा कानून है ये 1996 में ये कानून बना, और यह कानून आपके लागू है आपके 10 राज्यों में जहाँ पे ये अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, और सभी राज्यों ने लगभग अपने नियमावली इसके अनुरूप बना दिए हैं जी। लेकिन उड़ीसा और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इनके ऊपर नियमावली नहीं बनाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नियमावली के अभाव में जो पेशा के जो प्रावधान है वो लागू नहीं है, वो लागू हैं। कई जगह वो अपने पंचायती राज कानून के माध्यम से लागू हैं। जैसे हमारे यहाँ झारखंड में भी जब झारखंड अलग हुआ और उसके बाद पंचायती राज अधिनियम बना 2001 में, उस पंचायती राज अधिनियम में भी पेशा के कुछ प्रावधान डाले गए हैं। उसमें समूल प्रावधान उसमें नहीं है, वो एक अलग है, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान डाले हुए हैं और प्रावधान डालने की ज़रूरत है, और एक पेशा की एक अपनी नियमावली लाने की ज़रूरत है। वो इसलिए लागू है क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे पंचायत चुनाव हुए तो पेशा के कानून के अनुरूप में त्रिस्तरीय पंचायत में जो अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए ही आरक्षित है। तो ये प्रावधान पेशा का प्रावधान है जो कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत उसको डाला गया है। इस तरह से और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके रीति रिवाज और के संबंध में, धार्मिक मान्यताओं के संबंध में ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार है, और अपने विवादों का निपटारा ग्राम सभा के माध्यम से करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो ग्राम सभा की अगुवाई जो है, अध्यक्षता जो है, वो उस ग्राम के पारंपरिक अगुवा, चाहे वो वाहन महतो या जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, उनकी अगुवाई में होती है, ना कि मुखिया की अगुवाई में होती है। लेकिन जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे ग्राम सभा की जो अध्यक्षता मुखिया करते हैं, लेकिन वो बात अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं है। तो इस तरह से हमारे बीच पेशा लागू है, नियमावली के माध्यम से और सारी चीज़ों को लागू करने की बात हो रही है। उसका अभी प्रक्रिया चली हुई है, और अभी ये आपने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के मतलब निर्देश में कि मॉनिटरिंग में ये बढ़ रही है, और उधर से सरकार के ऊपर भी एक दबाव है क्योंकि काफ़ी साल हो गए, 26 साल होने को हैं इस कानून के आए हुए, और ये नहीं लागू होना कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी लोगों के लिए जो समुचित विकास होना चाहिए था गाँव में, उनके अनुरूप विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। इसलिए अभी सरकार के पाले में है, नियमावली का ड्राफ्ट भी सरकार के पाले में है। विभागों से मंतव्य जैसे अखबारों के माध्यम से पता चल रहा है कि लिए जा रहे हैं। कुछ विभागों को आपत्ति है, उसमें आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हाई कोर्ट ने भी इसको बड़े सीरियसली लिया है, और आपको पता है कि बालू घाट की नीलामी में अभी एक तरह से रोक है। वो तब तक जब तक कि स्पष्ट एक नियमावली ना आ पाए। तो जिस तरीके से बालू घाटी पे हम लोग बात करेंगे, जैसे बालू, ये तो लघु खनिज ग्राम सभा की प्रॉपर्टी है, गांव की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें जिस तरीके से सरकार ने नीलाम कर दिया बालू को, तो क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप लॉ के प्रोफेसर भी हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक अनुचित है, क्योंकि
ग्राम सभा के लघु खनिज यानी बालू की सरकार नीलाम करती है, क्या इसलिए ये हाई कोर्ट इसको हस्तक्षेप किया, रोक लगाया? देखिए पेशा में एक प्रावधान है कि जी। जो लघु खनिज है उसको उसके लिए लीज, लाइसेंस या खनिज है या नहीं है उसकी अन्वेषण के लिए आपको ग्राम सभा की सहमति ज़रूरी है। जी, ग्राम बिल्कुल। सभा से के माध्यम से आपको उसको निकालना है या फिर उसको सहमति जरूरी है, जरूरी बिल्कुल। है। तो चूंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है और ग्राम सभा की एक भूमिका रही है शुरू से, तो उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो सरकार चूंकि कानून में तो है जी। लेकिन इसकी नियमावली नहीं बनी है इतने सालों में, और ये प्रावधान है कि ग्राम सभा के माध्यम से आपको जानी है। तो इसलिए क्योंकि सरकार ने ग्राम सभा के माध्यम से नहीं गए और वो नीलामी हो गई है, तो इसलिए उस पर ये भी एक कारण है हस्तक्षेप करना हाँ, हाई तो कोर्ट ये भी एक रोक है क्योंकि आपको तो बिल्कुल। ग्राम सभा के माध्यम से जानिए, क्योंकि कुछ बालू घाटों का जो है बंदोबस्ती ग्राम सभा के हाथों में आनी है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो कानून ये कहता है कि आपको लघु खनिज पे आपको ओनरशिप का राइट है ना। तो और उसके ऊपर आप तभी, क्योंकि खनिज उनकी है, उनके क्षेत्र से हम ले रहे हैं, तो उनको कानून के अंदर में उसको भी फायदा मिलना चाहिए उस क्षेत्र में होने के लिए। और एक सवाल रहेगा, जैसे अनुसूचित क्षेत्र को लेकर अब हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत कम खासतौर पे रांची, जैसे कई रांची आपका अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और भी टोटल 10 जिले में अनुसूचित क्षेत्र हैं झारखंड में। तो सर जैसे अनुसूचित क्षेत्र में तो इसका जो कस्टोडियन राज्यपाल गवर्नर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से 5वें अनुक्षेत्र में आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर नियम कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है? बिल्कुल। देखिए 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है वो एक तरह से संविधान के अंदर संविधान है। जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो आदिवासी क्षेत्रों पे, अनुसूचित क्षेत्रों पे और आदिवासियों पे प्रशासन और नियंत्रण इस शेड्यूल के माध्यम से गवर्नर को बनाया गया है। और हम लोग सब जानते हैं कि चूँकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के नाते ये इसलिए है क्योंकि इसके बहुत ऐसे ऐतिहासिक कारण रहे हैं जी। और यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रहा है। इनकी अपनी एक विशेष परंपरा, विशेष जनजाति समूह के लोग यहाँ निवासरत हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, और जो कि अन्य मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। और चूँकि ये जो ऐसा क्षेत्र है आज के संदर्भ में ये प्रोन टू कहेंगे एक्सप्लॉयटेशन के भी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तरह से आपको खनिजों का भी भंडार है। हाँ, और उसमें उस जगह आदिवासियों की बाहुलता भी है, चाहे वो जंगल हो या खनिज हो या उनकी ज़मीनें हैं जो विशेष किस्म की ज़मीनें हैं। तो इन सबों का कस्टोडियन गवर्नर को बनाया है कि वहाँ पे उसका जो विकास हो और उसका प्रशासन हो, उस पर उनको पावर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो 5th शेड्यूल में गवर्नर को हर एक वर्ष एक रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को देना पड़ता है कि यहाँ पे क्या यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासियों की स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, उसको लेके एक रिपोर्ट एनुअली दिया जाना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी अनुपालन नहीं है। कहीं रिपोर्ट दिए जाते हैं लेकिन रिपोर्ट जो गवर्नर का इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए वो नहीं होकर वो सरकार के पॉलिसी और प्रोग्राम्स का एक कॉपी होता है जो नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरी हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट अनटाइमली आते हैं, बहुत डिले होते हैं। ये सिर्फ झारखंड की नहीं है बल्कि पूरे जहाँ भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे ये देखा गया है। तो जो अनुपालन होनी चाहिए रिपोर्ट भेजने में वो नहीं हो पाता है। फिर रिपोर्ट जब चली जाती है तो उसका कंप्लायंस कितना हुआ, उस रिपोर्ट में कुछ एक्शन टेक्शन रिपोर्ट भी होनी चाहिए, वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रावधान तो है लेकिन उसका पालन नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसमें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है, वहाँ पे हमारे 15 विधायक आदिवासी विधायक होते हैं। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के भी जो फॉर्मेट है
जिस फॉर्मेट पे उनका होना चाहिए, कौन अध्यक्ष होंगे, कौन उनके और सदस्य होंगे, ये हर एक राज्य में अलग अलग है। जैसे आंध्र प्रदेश में जो उनके अध्यक्ष हैं 2009 के हिसाब से वहाँ पे जनजातीय मंत्री हैं जो उनके अध्यक्ष हैं। वहीं आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उसका भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है और जिसका कि दरकार है कि यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि जो गवर्नमेंट में है और वो जो उसको गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं वो उसके चेयरमैन होने से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेके एक विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में बहुत सारे मामले हैं जिसका कि जब गवर्नर ने को लगता उचित लगता है तभी जाके वो उनसे सलाह मांगते हैं। तो इस तरह से गवर्नर को एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया कि वो जब चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि आदिवासियों के संदर्भ में आते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। तो अभी वर्तमान कानून में वो प्रोविज़न नहीं है कि पहले टीएसी के पास जाए और फिर वहाँ से पास होके फिर वो अपवाद और उपांतर के साथ वो कानून लागू हो। ये अभी वैसा प्रावधान नहीं है। लेकिन अभी जब ज़रूरत पड़ रही है कि इन कानूनों पे भी चर्चा हो कि उसके जो प्रावधान हैं वो किस तरह से आदिवासियों को प्रभावित करते हैं, और फिर गवर्नर महोदय उस पर अपवाद रूपांतर करके आदिवासी क्षेत्रों पे लगा सकते हैं। ये पावर भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गवर्नर को दिया गया है। लेकिन अफसोस ये है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य को छोड़ के अभी तक स्वतंत्रता के बाद और सारे राज्यों में इस तरह के अपवाद और रूपांतर के उदाहरण हम लोग नहीं देखते हैं। और इस बात को 2008 के लगभग में जब ऑल इंडिया गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तब के राष्ट्रपति महोदय के निगरानी में, तो इस बात को बल दिया गया था कि 5वीं अनुसूची राज्यों में गवर्नर को एक प्रोएक्टिव रोल निभाना है। और उन्होंने एहसास कराया कि आप एक स्पेशल राज्य के एक कस्टोडियन हैं और आपको एक्टिव रूप में आपको आदिवासियों के विषयों को उठाना है, जिसमें कि बहुत सारे कानून जो उसको अफेक्ट करते हैं उन कानूनों को भी आपको देखना है कि कहीं ये आदिवासी जो ऑटोनॉमी है, उनका जो विशेष आइडेंटिटी है उसको कहीं अहित तो नहीं कर रहा है। खासकर ज़मीन के मामले में, जंगल के मामले में, खनिज संपदा के मामले में जो कानून है वो स्वतः इस पे प्रभावित तो नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गवर्नर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो मैंने कहा केंद्रीय और राज्य के कानून को भी वो बदल सकती है गवर्नर और उसको लागू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5वीं अनुसूची एक बहुत बड़ा एक प्रोविज़न है खासकर 10 राज्यों के लिए। लेकिन आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इसके अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और इसके अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए और ज़रूरत पे इस पे और बेहतरी से इस पे काम हो, ताकि जो कानून में जो मतलब कमजोरियां हैं, चाहे वो ज़मीन संबंधी कानून में जो कमजोरियां जिसकी वजह से वायलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन से संबंधित वायलेशन बढ़ रहा है या जंगल से संबंधित जो वायलेशन बढ़ रहा है, उस पर भी उसको चेक किया जाए। और सुझाव के रूप में आए हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं, जैसे कि एक गवर्नर सेल बने जहाँ पे गवर्नर को स्पेशल मतलब एक बॉडी की उसके जो सेल आदिवासियों के मामलों में वो सलाह दे या फिर उनके मामलों को वो सुलझाए बिना किसी राजनीतिक लक्ष्य के या राजनीति से प्रभावित हुए। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने आज चर्चा की कि 5वीं अनुसूची को किस तरह से हम लोग ज़मीन पे उतार सकते हैं। इस तरीके से सर 6ठी अनुसूची के मुकाबले देखा जाता है कि 5वीं अनुसूची को कहीं ढीला छोड़ दिया गया है, जैसे कानून के कड़ाई के मामले में, क्योंकि हम 6ठी अनुसूची में देखते हैं वहाँ पर इनर लाइन परमिट जैसी एक बाउंड्री है जो वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। तो उस तरीके का क्या कुछ कहेंगे दोनों में? जी देखिए, 6ठी अनुसूची जो क्षेत्र है, आपने सही कहा कि दोनों में भिन्नता है। आप देखेंगे कि 6ठी अनुसूची क्षेत्र में ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई है, बाउंड्री को थोड़ा सा मजबूत बनाती है। उसमें आप जैसे कि देखें कि जो
राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये छठी अनुसूची के राज्य हैं। बिल्कुल। और इसमें जो प्रशासनिक ढांचा भी हमारे 5वीं अनुसूची से अलग है। और उसमें हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, स्वशासी जिला परिषद है, और आपके जो रीजनल लेवल पे स्वशासी क्षेत्रीय परिषद है, ऑटोनमस रीजनल काउंसिल है। और फिर वो उस तरह से वो वहाँ काम करती है, लेकिन गवर्नर उसमें अपना उनकी भी अपनी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से उनका जो ढांचा है हमारे यहाँ से बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक जनरल ढांचा है। बस प्रावधान ये है कि हम लोग 5वीं अनुसूची के आते हैं और गवर्नर हमारे यहाँ वहाँ पे हैं। लेकिन अब 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आबादी के बढ़ने के बाद 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भी मतलब लोगों का जो आबादी है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या देखने में मिल रहा है कि जो आदिवासियों की जो आबादी है वो निरंतर गैर आदिवासियों की तुलना में घटती जा रही है। तो उसका जो प्रभाव है उसके डेमोग्राफी में तो पड़ ही रहा है, साथ साथ जो आरक्षण से संबंधित और जो सीटें हैं, राजनीतिक सीटें हैं, उस पर भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हालांकि वो कोई आधार नहीं रहा है अनुसूचित क्षेत्र को करने का, वहाँ पे आधार ये रहा है कि आदिवासियों की बहुलता हो। लेकिन चूंकि आबादी बढ़ रही है और इनर लाइट परमिट जैसा कोई व्यवस्था हमारे 5वीं अनुसूची में अभी नहीं है, इसलिए जो आबादी का निरंतर आना हो रहा है और जो रिसोर्सेस हैं उन पे एक तरह से उस पे बोझ पड़ रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के 5-6 में एक प्रावधान है जिसमें कि राज्य सरकार अगर चाहे तो एक आदिवासियों के हित के लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। लेकिन अभी तक किसी सरकारों ने वो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कहने का मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी ने पहल नहीं किया है ना। लेकिन संविधान उसकी जगह देता है। तो राज्य अपना कानून अपने कानून में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। वो उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का मकसद है आदिवासियों की सुरक्षा के लिए। तो वहाँ पे हम इनर लाइन परमिट जैसा वो देख सकते हैं, है ना। लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, वो जो कि वो प्रोविजन एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वो किया जा सकता है। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे प्रोफेसर रामचंद्र उरांव और हम लोग खास तौर पे बात कर रहे थे क्योंकि देश की परिस्थिति में आदिवासियों के कई कानून हैं, चाहे 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो, लेकिन खासतौर पे 5वीं अनुसूची कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए कानून तो है, लेकिन कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। उनकी संख्या घटते जा रही है। उसी को लेकर आज चर्चा की जा रही थी कि 5वीं अनुसूची को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जाए, कैसे सख्ती से कानून को फॉलो करवाया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।